खासकर मैं महाराष्ट्र का अगर मैं जिक्र करूं तो 65% से ज्यादा यहां पर इस बार मतदान हुआ। 1995 के बाद पहली बार हम देख रहे हैं कि इतना फीसदी मतदान हुआ है। पिछली बार 61% हुआ था 2019 में। सवाल ये, महिला वोटर्स का रुझान जो इस बार हमने ज्यादा देखा, ज्यादा प्रतिशत बढ़ा, इसका फायदा आप किसे देख रहे हैं? क्योंकि मैनिफेस्टो में महायुति के अपने वादे और साथ ही डिलीवर जो उन्होंने किया है, लेकिन एमवीए के अपने वादे थे मैनिफेस्टो में, इसका लाभ आप किसे जाते हुए देख रहे हैं? देखिए, पहले जो राजनीति का गणित समझा जाता था और जो एक देखा जाता था कि अगर जिसकी सरकार है और उस समय अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़े तो माना जाता था कि एंटी इनकम्बेंसी की वजह से लोग अपने घर से निकले हैं, वोट डाले हैं, वो सरकार के खिलाफ ही वोट डाले होंगे। लेकिन अब ये गणित जो है और ये जो है सब कुछ बदल गया है। अब अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो माना जाता है कि प्रो इनकम्बेंसी है और बीजेपी हमेशा दावा करती है कि वो उसके फायदे में। हाँ, इस बार जरूर है, क्योंकि इस बार RSS ने यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पूरी ताकत अपनी लगा दी थी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, जानकारी भी होगी कि लगभग 60,000 से ज्यादा छोटी छोटी सभाएं RSS के द्वारा आयोजित की गई थी पूरे महाराष्ट्र में, और ताकि वोटिंग परसेंटेज बढ़े और एक तरीके से पोलराइजेशन हो, और उसमें संघ कामयाब भी हुआ। तो इसलिए बीजेपी का दावा है कि जो वोट प्रतिशत 5 बढ़ा है उसका सीधा फायदा बीजेपी को हो रहा है, और शहरी क्षेत्र में तो भरपूर हो रहा है। साथ ही जो लाडली बहना योजना है उसका दावा बीजेपी का है कि महिलाओं पर बहुत असर किया है और महिलाओं ने वोट किया है, इसलिए बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। ठीक है, विकास जी आप बने रहिए हमारे साथ। उत्कर्ष हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं पटना से। उत्कर्ष, बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और कई सीटें तो हाई प्रोफाइल हैं। जगदानंद सिंह के बेटे चुनावी मैदान में हैं। किस तरीके का माहौल नजर आया चारों सीटों पर? और बिल्कुल देखिए, बिहार में 4 सीटों पर बाई इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन जो तमाम दिग्गज नेता हैं इसके साथ एक बड़ी दाव जो है वो प्रशांत किशोर ने भी खेली है। देखिए, कह सकते हैं कि बिहार का सेमीफाइनल माना जा सकता है ये 4 सीटों का उपचुनाव, क्योंकि प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज जो है वो पहली बार चुनावी मैदान में उतरी है और उनके लिए पूरी तरीके से ये राजनीतिक फील्ड है और यहाँ पर वर्चस्व की लड़ाई है इस बार। देखिए, एक तरफ जहाँ प्रशांत किशोर की कह सकते हैं 4 सीटों पर उपचुनाव लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी की बहू भी इस बार चुनाव में है, जगदानंद सिंह के बेटे भी इस बार चुनाव में है। 4 सीटों की अगर बात की जाए तो तरारी, इमामगंज, बेलागंज और रामगढ़, ये 4 ऐसी सीटें हैं जिसमें 3 सीटें पहले भी महागठबंधन के पास थी, महज 1 सीट जीतन राम मांझी की एनडीए के पास थी। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं चीजें बदलती नजर आ रही हैं। ऐसी उम्मीद है और ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि इस बार रेशियो जरूर बदलेगा और बीजेपी जो है या एनडीए कह ले खासकर जीत हासिल करने वाली है। महज 1 सीट फंसती हुई नजर आ रही है, वो महागठबंधन के पास जा सकती है, जो कि रामगढ़ की सीट है, जहां से आपने भी जिक्र किया कि जगदानंद सिंह के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जा रहा है क्योंकि प्रशांत किशोर की पार्टी इस बार चुनाव में है। चुनावी रणनीतिकार माने जाते हैं प्रशांत किशोर। लगातार नीतीश कुमार के कई ऐसी कार्य पर सवाल खड़ा किया और खासकर बिहार की शराबबंदी पर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया जो 2016 में बिहार में हुई थी। उत्कर्ष, मैं आऊंगा आपके पास। सूरज हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं रांची से। लक्ष्मी, रांची की हम बात करें, चूंकि देखिए एक बड़ा महत्वपूर्ण एक राजधानी में है झारखंड की, क्या कुछ इस बार समीकरण वहां बनते नजर आ रहे हैं सूरज? और सबसे ज्यादा मैं बात करूं तो जेएमएम का गढ़ माना जाता है संथाल परगना और कोल्हान प्रमंडल, इन दोनों के समीकरण भी बताइएगा कि क्या यहां कुछ बड़ा फायदा चंपई सोरेन के आने से भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ नजर आ रहा है? हालांकि जब नतीजे आने शुरू होंगे तो तस्वीरें स्पष्ट होंगी, लेकिन आकलन क्या कहता है? देखिए, झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में चुनाव हुए हैं और अभी मैं इस वक्त हूँ रांची के पंडरा के मतगणना सेंटर पर। यहाँ पर रांची के कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। उन 7 विधानसभा सीटों को लेकर मतगणना थोड़ी देर के बाद शुरू हो जाएगी, लेकिन ये कह सकते हैं कि जो परिणाम है वो शाम 5 बजे को ये क्लियर हो जाएगा कि किसकी सरकार बन गई। अगर हम ओवरऑल झारखंड की बात करें तो झारखंड की 81 विधानसभा सीट है और इन तमाम सीटों पर 20 जिलों में मतगणना सेंटर बनाए गए हैं और सभी मतगणना सेंटर में गिनतियां थोड़ी देर के बाद शुरू हो जाएगी। जहां तक सरकार की बात है तो आपने देखा कि झारखंड में जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन की सरकार रही है, इस सरकार में झारखंड सरकार ने इसे कई महत्वपूर्ण फैसले लिए थे। उन फैसलों को लेकर खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनावी मैदान में उतरे थे, चाहे वो मैया सम्मान योजना की बात कर ले, अब्बू आवास की बात कर ले या फिर 200 यूनिट बिजली मुफ्त करने की बात कर ले। इन तमाम मुद्दों को लेकर हेमंत सोरेन और उनके जो इंडिया गठबंधन के तमाम जो नेता है वो जनता के बीच में वोट मांगने की उन्होंने अपील की थी। और सही बात, जब से ये तमाम चीजों को लेकर, जब इन तमाम मुद्दों को लेकर जब
नेता यानी इंडिया गठबंधन के नेता जब चुनावी मैदान में उतर रहे थे, तो इस बीच भारतीय जनता पार्टी बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला उठाया था। इन तमाम मुद्दों को लेकर, बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला हो या फिर गोगो दीदी हो, तो कई मुद्दे जिनके इर्द गिर्द झारखंड का चुनाव भी लड़ा गया, लेकिन झारखंड में हेमंत विश्व शर्मा की भूमिका को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आंकती है, ये भी देखना होगा। नतीजों के बाद हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें, ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। अब से थोड़ी देर के बाद 45 मिनट के बाद महाराष्ट्र झारखंड चुनाव का पहला रुझान आपके सामने आएगा। महाराष्ट्र की 288 सीटों का रुझान क्या है, वो 45 मिनट के बाद आपकी स्क्रीन पर दिखेगा। और झारखंड में सियासी ऊंट किस करवट बैठ रहा है, ये भी अब से थोड़ी देर बाद पता चलेगा। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज हमारे सहयोगी मुंबई से जुड़ रहे हैं। अब पंकज, महाराष्ट्र में वो कौन सा मुद्दा या कौन सी स्कीम जिसका सबसे ज्यादा असर आपको दिखा मतदाताओं के बीच में, सत्ता और प्रतिपक्ष दोनों तरफ से? देखिए अनुराग, आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव के बाद हम सबने देखा था कि महाराष्ट्र में बीजेपी का जो मनोबल है वो काफ़ी कम हो गया था। लेकिन हरियाणा इलेक्शन के बाद बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं, उनके अलावा जो तमाम कार्यकर्ता हैं, उनमें भी एक जोश जो है वो भर गया। इस बीच लाड़की बहन योजना ने जो काम किया है उसको लेकर अगर बात करें तो यहाँ पर जो साइलेंट वोटर्स हम जिसको कहते हैं, जो चर्चा नहीं करते, अगर महिलाओं की बात करें तो वो आपको कहीं चर्चा करते, बात करते नज़र नहीं आते। लेकिन कहीं ना कहीं इन साइलेंट वोटर्स को जिस तरह से महायुति की सरकार ने ताकत दी है, लगातार कहा जा रहा है कि जिन महिलाओं को हमेशा अपने पति से पैसे लेने पड़ते थे, उधार लेना पड़ता था दुकानदारों से, आज उन महिलाओं के बैंक अकाउंट में पैसे पहुँच रहे हैं और वो अपने आप को सम्मानजनक महसूस कर रही हैं, वो अपने आप को ताकतवर महसूस कर रही हैं। तो उसका फायदा जो है वो बीजेपी और महायुति को होता दिखाई देगा। तो ये जो 65% जो कहते हैं कि 30 साल बाद इतनी बड़ी तादाद में मतदाताओं ने मत दिया है, तो ये जो 65% जो वोट जो बढ़े हैं, 5% जो वोट बढ़े हैं, उसका फायदा जो है वो अब बीजेपी मान रही है कि ये उनके पक्ष में है, क्योंकि लाड़की बहन योजना जो है वो सबसे ताकतवर योजना के तौर पर इस पूरे चुनाव में देखा गया था। और इसका असर इस कदर था कि खुद महाविकास आघाड़ी ने, जो पहले इस योजना का विरोध कर रही थी, इसे बंद करने की बात कर रही थी, उन्होंने घोषणा कर दी कि जब हम सरकार में आएंगे तो लाड़की बहन योजना की जो 1500 रुपए महिलाओं को दिए जाते हैं, हम उसको 3000 कर देंगे। पंकज में लौट रही हूं, विकास चंद्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। और विकास जी, हम इसी का जिक्र कर रहे थे कि लाडली बहन योजना का बड़ा असर क्या वोटिंग प्रतिशत में भी नजर आया। इसके साथ साथ मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या हो सकता है और सबसे बड़ी उम्मीद का फैक्टर क्या हो सकता है एनडी और इंडिया के लिए? विकास जी, देखिए, अगर लाडली बहना योजना की बात की जाए और महाराष्ट्र की बात की जाए, इसे लेकर बीजेपी में काफी उम्मीद है। और बीजेपी का हर नेता इस बात को दोहराता है कि जो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुआ है और महिलाएं जो घर से निकली हैं और बीजेपी के पक्ष में वोट किए हैं, उसके पीछे लाडली बहना योजना का सबसे बड़ा योगदान है। और लाडली बहना योजना ने काफी राजनीतिक लाभ बीजेपी को दिया है, क्योंकि महिलाओं के खाते में पैसे पहुंचे हैं, और पैसे पहुंचे हैं और उनको स्वावलंबन का अनुभव हुआ है, तो उन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट किया है। तो उसे लेकर बीजेपी को काफी उम्मीद है। और यही वजह है कि बीजेपी इस बात का दावा कर रही है, क्योंकि जो राजनीतिक समीकरण है, जो राजनीतिक गुणाभाग है, वो तो पीछे वाले चुनाव में भी होते रहे, लेकिन बीजेपी उस समय इस कदर दावा नहीं ठोकती थी जो इस बार दावा ठोक रही है कि इसका असर महिलाओं पे हुआ है। क्योंकि बीजेपी की रणनीति की अगर बात की जाए तो शुरू से बीजेपी ये लेकर, चाहे चुनाव कोई भी हो, महिलाओं को केंद्रित करती है, महिलाओं पर फोकस करती है कि उस वोट को समेटो, चाहे वो सुरक्षा के मामले को लेकर कोई, और अब देखें चुनावी मुद्दे जो बनते हैं, चाहे वो लव जिहाद का बन रहा हो, जो भी बन रहा, और ये जो योजनाएं चल रही हैं उसको, तो इनको रहता है कि महिलाएं अगर आएंगी। आपको लगता है कि महाराष्ट्र जैसे बड़े स्टेट में सिर्फ एक स्कीम के आधार पर एक बड़ा गठबंधन अपनी जीत को तय मान सकता है? क्या सिर्फ यही एक आधार हो सकता है बीजेपी की जीत का, या कुछ और फैक्टर्स भी हैं जिन पर बीजेपी ने, संगठन ने, पार्टी ने, गठबंधन ने लगातार काम किया है? नहीं, कई सारे फैक्टर हैं। उसमें से एक फैक्टर यह है कि जो चुनावी मुद्दे के तौर पर उछाले गए उसके असर की बात बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। दूसरी बात आप देख रहे हैं कि जब टिकट का बंटवारा हो रहा था तो उस समय बीजेपी काफी सतर्क थी, क्योंकि जो सोशल इंजीनियरिंग और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है उसको साधने की बीजेपी ने भरपूर कोशिश की। क्योंकि दावे चाहे जो किए जाए मंच से या घोषणा पत्र में, लेकिन आप देखें सच्चाई और हकीकत यही है कि जब टिकट का बंटवारा होता है तो सोशल इंजीनियरिंग के आधार पर होता है और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग उसके जरिए साधने की कोशिश की जाती है। यानी सीधे शब्दों में कहें तो जातीय समीकरण। तो एक जो इस बार टिकट का बंटवारा हुआ, जो चाहे वो एक नाथ शिंदे जातीय समीकरण